बारूद के एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। क्या बात है। कभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन छिड़क दिया है। सच बात तो यह है कि सिर्फ केरोसिन नहीं छिड़का है, बल्कि चिंगारी भड़काने के लिए सरकार ने मीडिया के हाथों में माचिस की तीलियां भी थमा दी हैं। 2 सितंबर 2021 को जमीयत की एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि देश में मीडिया का एक वर्ग हर चीज को सांप्रदायिकता के पहलू से दिखाता है। टीवी स्क्रीन पर किसानों की बदहाली और नौजवानों की बेरोजगारी पर बहस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्राइम टाइम के लिए लब जिहाद, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, थूक जिहाद और यहां तक कि यूपीएससी जिहाद जैसे कार्यक्रम बन रहे हैं। टीवी स्टूडियो अदालत बन गए और कानून की किताब की जगह टीआरपी से फैसले तय हो रहे हैं। भारत के संविधान और अदालतों के इकबाल पर मीडिया की हनक का बुलडोजर चल रहा है। गलती सरकार कर रही है, सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। जो पत्रकार इस नफरती एजेंडे में शामिल नहीं है, या तो उनकी नौकरियां छीन के उन्हें घर बिठा दिया जा रहा है, या फिर सिद्दीक कप्पन की तरह जेल भेजा जा रहा है। रीढ़ वाले मीडिया संस्थानों पर एजेंसियों के छापे हैं और प्रशस्ति गीत गाने वाले एंकरों के साथ प्रधानमंत्री जी सेल्फियां खिंचवा रहे हैं। सभापति महोदय, कभी टीवी चैनलों के थंबनेल देखिए, बदन में सुरसुरी दौड़ जाएगी। मुस्लिम मोहल्ला, मोदी पर हमला, मौलाना खुल्लम खुल्ला, नफरत के बाजार में मीडिया हाउस के मालिकान अपना जमीन और ईमान दोनों बेच रहे हैं। इधर दिन भर चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ जहरीला एजेंडा चल रहा होता है और उधर चैनल का मालिक शाम में जामा मस्जिद के शाही इमाम का मेहमान बनकर मोहब्बतों की अफ्तारी कर रहा होता है। चैनल के मालिक सेठ जी मुस्लिम देशों से गैस और तेल खरीद कर लाखों करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं और इधर उन्हीं सेठ जी के चैनल पर मुसलमानों को गाली देने वाले कई शो चल रहे होते हैं। सोशल मीडिया तो और बड़ा जहरीला हथियार बन गया है। यूट्यूब पर व्यूज के लिए परोसा जा रहा सांप्रदायिक कंटेंट समाज के लिए कैंसर से कम नहीं है। सभापति महोदय, मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। सोच के देखो हर एक मौसम क्यों जहरीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। मैं आपसे अपील करता हूं सर कि आपकी निगरानी में एक सर्वदलीय कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सेंसरशिप नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को मीडिया और सोशल मीडिया के जहरीले असर से हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है, हॉस्पिटल बॉडी देने से मना कर देता है, हॉस्पिटल के बाहर मां अपने बच्चे की बॉडी लेने के लिए अपने कंगन लेके खड़ी होती है। सर, दूसरी ओर टीवी पे एड्स देखिए, इंश्योरेंस कंपनी सेलिब्रिटीज से प्रमोशन कराते हैं, मिनट्स में अप्रूवल दिखाते हैं, पॉलिसी साइन करवाते वक्त आप भगवान हो, उसके बाद आप सिर्फ हॉस्पिटल और इंश्योरेंस के बीच की एक टेनिस बॉल हो। एडमिट होते ही टीपीए में पता चलता है कि आपकी कंपनी तो ब्लैक लिस्टेड है, पहले पे करो उसके बाद रिइंबर्समेंट होगा। मान लो क्लेम फाइल हो भी गया, आप डिस्चार्ज वाले दिन भी एक कागज के लिए पूरा दिन बैठे रहते हो, बिलिंग चलती रहती है। आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो, आधा घंटा उनकी कॉलर ट्यून सुन के होल्ड पर बैठे रहो, हर बार नया कॉलर एजेंट, हर बार पूरा इशू दोबारा समझाओ, फिर भी क्लेम रिजेक्ट। महीनों तक इंश्योरेंस ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच के चक्कर काटो। सर, इरडाई के मुताबिक 2024 में 26,000 करोड़ के इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं, जो कि पिछले साल से लगभग 20% ज्यादा है। इस वजह से हर साल करोड़ों इंडियंस गरीब हो जाते हैं। आज देश के बड़े हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज ज्यादातर विदेशी प्राइवेट इक्विटी ने खरीद ली हैं। हॉस्पिटल्स डेलिबरेटली बिल्स पॉलिसी लिमिट के हिसाब से बढ़ाते हैं। अगर पॉलिसी 10 लाख की है तो बिल भी 10 लाख का होगा, और अगर 5 लाख की है तो उसी बीमारी के इलाज का बिल 5 लाख का होगा। सर, फॉरेन प्राइवेट इक्विटी के लिए पेशेंट नहीं, रॉ मटेरियल है, जिससे उसको 3 से 5 साल के अंदर
25% रिटर्न्स कमाने ही है। सर, एक कंपनी जो ऑनलाइन इंश्योरेंस का आज 93% मार्केट शेयर होल्ड करती है, अब हॉस्पिटल्स में भी इन्वेस्ट कर रही है। एक ही कंपनी इंश्योरेंस भी बेचेगी, हॉस्पिटल में एडमिट भी करेगी और क्लेम्स भी प्रोसेस करेगी। देयर इज नो रेगुलेटरी वॉल हियर। सर, इंडिया के दिव्यांग नागरिक तो इस सिस्टम से पूरी तरीके से बाहर है। 80% के पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। अप्लाई किया तो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सीधा रिजेक्शन। सर, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड इलीगल। आई डिमांड 1, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालात सुधारे जाने चाहिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्रोसीजर्स के रेट्स का नेशनल शेड्यूल बनाना चाहिए, सख्ती से लागू होना चाहिए। 2, फॉरेन प्राइवेट इक्विटी इंडियन हॉस्पिटल में 26% से ज्यादा हिस्सा सरकारी परमिशन के बिना ना ले पाए। 3, रेगुलेशन लाओ अगेंस्ट द सेम इंश्योरेंस कंपनी ओनिंग हॉस्पिटल्स एज वेल। 4th, घोस्ट एंड इन्फ्लेटेड बिलिंग पर क्रिमिनल केस होना चाहिए। 5th, दिव्यांग के लिए मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उन्हें आयुष्मान भारत में भी जोड़ा जाए। मैं पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट की चर्चा करना चाहता हूं। हमारे देश का एक स्वर्णिम इतिहास था पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट का, माननीय सभापति महोदय, लेकिन ना जाने ये गौरवशाली इतिहास क्यों धीरे धीरे ढलान की ओर आ गया। एसआर रंगनाथन, जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि स्टेट फंडेड लाइब्रेरी सबके लिए सुलभ हो। और ये चिंता तब होती है जब ग्रामीण इलाकों में, अगर आप 2011 का सेंसस देखें तो हजारों हजार को कोई उपलब्धता नहीं है किताबों की। माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद संभवतः मद्रास में पहली बार इसकी दिशा में कानून बना, उसके बाद आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी चर्चा हुई। सोशल वॉलंटरी एक्शन मूवमेंट ने भी इस पर काम किया। लेकिन महत्वपूर्ण है केरल का एक उदाहरण जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। केरल में ग्रंथशाला आंदोलन से एक नेटवर्क, डेंस नेटवर्क का जन्म हुआ। आज की डेट में हम स्वच्छ भारत अभियान पे, माननीय सभापति महोदय, काम कर रहे हैं। पारिस्थितिक स्वच्छता के साथ साथ देश को मानसिक स्वच्छता की भी आवश्यकता है और इसके लिए बेहद आवश्यक है कि लाइब्रेरी जो कि खो गई है, गुम हो गई है हमारी प्राथमिकताओं से, उस पर बात हो। क्योंकि लाइब्रेरी एक सिविक स्पेस भी होता है और वो स्पेस का खो जाना, क्योंकि अगर आप गौर करें, ये जो टेलीविजन और विजुअल मीडियम है, ये पैसिव कंजम्पशन को प्रमोट करती है, जबकि लाइब्रेरी जैसी चीज सिविक स्पेस में वो एक कोलैबोरेटिव डिस्कशन को प्रमोट करती है। इस देश को आज बेहद आवश्यकता है कि इस प्रकार की कार्यशैली को हम विकसित करें। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ, किताबों की दोस्ती सबसे बेहतर होती है, न वह आपको परखती है, न बदलने की शर्त रखती है, जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेती है, न अतीत की पूछताछ, न वर्तमान पर कोई दबाव। किताब आपके अकेलेपन को आपकी कमजोरी नहीं मानती, बस चुपचाप आपके पास आके बैठ जाती है। शायद इसी वजह से किताबें कभी नाराज नहीं होती, बस धैर्य से इंतजार करती है आपके फिर से लौट आने का। ये लौट आने का वक्त है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदयों से मैं आग्रह करूंगा कि लाइब्रेरी आंदोलन को सशक्त बनाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अन्यथा व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे सुबह शाम होती। में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, एक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक थी जहां पे जुडिशियल करप्शन के बारे में चर्चा हो रही थी। मैं समझ सकती हूँ जुडिशरी को इससे तकलीफ हुई होगी क्योंकि उनको सिंगल आउट किया था, तो उस पर डिसीजन हुआ कि उसका ब्लैंकेट बैन लगना चाहिए। वहां तक हमें लगता है कि हाँ ठीक हुआ। अगर जुडिशरी को लगा वो सिंगल आउट हो रहे हैं, वो निर्णय सही था, पर वहीं पर बात खत्म नहीं हुई सर। ये उन लोगों ने उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते ये भी कहा कि कोई भी सोशल मीडिया पे अगर क्रिटिसाइज करता है तो सुप्रीम कोर्ट उन पे कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये तक कहा कि एनसीईआरटी को अपॉलॉजी मांगनी चाहिए, अपॉलॉजी भी दी गई। पर 11 मार्च को फिर से जो हमारे ऑनरेबल एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आवर जुडिशियल प्रोसेस एंड आवर जुडिशरी, सीजीआई लेड बेंच ने फिर से कहा कि जो एकेडमिक्स है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है उन पे कार्रवाई करते हुए ये कहा कि कोई भी रोल
जहां पे इन एकेडमिक्स का इस्तेमाल होता है या कोई भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन होता है या सरकारी इंस्टीट्यूशन होता है, प्रोफेसर माइकल डेनिनो और 2 एकेडमिक्स का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, विच आई थिंक इज जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल डिक्टेटरशिप सर। दूसरी चीज यहां पर, और खास करके उस समय पर जहां करप्शन की हम बात करते हैं, सिस्टमिक करप्शन की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस के ऊपर करप्शन की चार्जेस लगते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन होता है, बाकायदा उन पर कार्रवाई होती है, पुलिस फोर्सेस में होता है, ब्यूरोक्रेसी में होता है, इंडिविजुअल सिटीजन्स पे होता है, कॉर्पोरेट्स पे होता है, पर जुडिशरी जो है करप्शन के बात पे इतना सेंसिटिव हो जाती है कि जबकि अभी यहाँ पे एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के ऊपर, इतने लाखों करोड़ों उनके घर में कैश पाया गया था, अभी भी उस पर चर्चा हमारे कोर्ट यहाँ पे चल रही है, पार्लियामेंट में चल रही है।